चलिए, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर हिस्ट्री में दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक संस्कृति से क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता किसे माना जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे, बहुत कठिन नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए जवाब दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता किसे माना जाता है। रखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल या चार्ल्स मैसन। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका ए नंबर। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपने ए नंबर चुना है, इसका जवाब बिल्कुल सही है। रखालदास बनर्जी ने किया था। कब किया था, तो ये भी डेट आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। 1922 में। कब किया था, 1922 में किया था। वहीं पर अगर ये पूछता कि हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो हड़प्पा की खोज किया था दयाराम साहनी ने, ठीक है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने कब किया था, तो 1921 में। तो दो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। आते अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। चलिए बताइएगा, यहाँ पर एक मूर्ति आपकी है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। नटराज की मूर्ति, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध या नरसिम्हा। जवाब क्या हो जाएगा, जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर। तो बिल्कुल जवाब सही है, आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, जो कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना आपकी मानी जाती है। नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कि किससे निर्मित थी, तो ये निर्मित थी आपकी कांसे से। किससे निर्मित थी, तो आपकी कांसे से निर्मित आपकी थी, और यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि सिंधु घाटी के कौन से स्थल से प्राप्त हुई थी, तो आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, याद रहेगा ना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि काफी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। कह रहा आपसे कि सोरतुंगुई, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, ये किस देश में स्थित है। चलिए बताइएगा, कह रहा आपसे सोरतुंगुई, ठीक है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो कि किस देश में स्थित है, ये पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, कुछ लोगों का जवाब बी आ रहा है। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। ये आपके अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है। वर्तमान में कहाँ पर है, आपके अफगानिस्तान में स्थित है। और वर्तमान में देखा जाए तो 3 देशों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है ना। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो 3 देशों में है। कहाँ कहाँ पर, तो आपके भारत में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों में हड़प्पा सभ्यता का क्या है, विस्तार है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि। चलिए बताइएगा, कह रहा आपसे यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्यों, ऐसा बताइए क्यों ऐसी थी। यहाँ पर जवाब दीजिएगा, सही क्या हो जाएगा ऑप्शन। चलिए, यह एक शहरी सभ्यता थी, इसकी लिपि चित्रात्मक थी, इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, इसका विस्तार नर्मदा नदी तक था। इसमें से राइट आंसर कौन सा बन जाएगा। चलिए, कुछ लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं बी नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर। तो देखो यहाँ पर अनार्य सभ्यता का जो संबंध है वो शहरी सभ्यता से है। इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका ए बनेगा। अनार्य का संबंध शहरी सभ्यता से रहा है, क्योंकि आर्यों का संबंध ग्रामीण सभ्यता से रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर अनार्य दिया है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में गढ़ किसके लिए जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जो जाना जाता था, किसके लिए जाना जाता था। वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, वहाँ पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था। देखो यहाँ पर गढ़ के लिए बोला गया है, और गढ़ का मतलब यहाँ पर होता है वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे। इसका ऑप्शन पहला ही सही है कि हड़प्पा सभ्यता में गढ़ उस स्थल को कहा जाता था जहाँ उच्चतर वर्ग के लोग निवास करते थे। आपको याद होगा कि हड़प्पा सभ्यता के नगर 2 हिस्सों में आपके थे, एक तो आपका था दुर्ग, है ना, और एक था आपका नगर। जो दुर्ग मतलब जिसे बोलते हैं गढ़, है ना, जो गढ़ है, गढ़ को हम लोग बोलते क्या है, दुर्ग बोलते हैं। तो 2 हिस्सों में एक आपका दुर्ग था और आपका नगर थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके बसते थे, नगर क्षेत्र में सामान्य जनता निवास करती थी, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन आ गया है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। चलिए बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। चलिए, दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, SR राव या RS बिष्ट। जवाब क्या हो जाएगा, धैर्यता से टेस्ट लगाइएगा, सब कुछ आपको यहाँ पर बताया जाएगा, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है आपको। चलिए, तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर आपका सी नंबर।
ये आपके हैं एस आर राव, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने, तो आपके एस आर राव ने की थी, ठीक है। आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा कि जो आपका ये है, ये अहमदाबाद जिले के जो गुजरात में है ना, तो सरागवाह एक ग्राम है, ठीक है। वहीं पर आपका है, भोगवा नदी के तट पर आपका स्थित है, ठीक है। भोगवा नदी के तट पर आपका स्थित है और इसकी खोज की गई थी 1954 में, इसकी खोज की गई थी, ठीक है। जो कि लोथल जो था हड़प्पा कालीन एक सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ करता था, ठीक है। लोथल जो था ये हड़प्पा काल का सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से सैंधव स्थलों में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था। ये बताइएगा कि जो सैंधव स्थल है इस समय आपकी कौन सा स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था। हुलास, आलमगीरपुर, मांडी और आपका दधेरी। इसका राइट आंसर आपसे पूछा गया है। चलिए, काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर डी नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर। तो देखिए यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा। देखो, आपने हुलास तो आपने यूपी जीके में पढ़ा होगा, तो हुलास तो आप आसानी से जान सकते हैं क्योंकि ये पड़ता है आपके सहारनपुर में। कहाँ पर पड़ता है, ये सहारनपुर में है, तो आपको पता है कि आपके यूपी में है ना। वहीं पर आपका आलमगीर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो आपके मेरठ में है ना, मेरठ में आपका है। वहीं पर जो आपका मांडी है, मांडी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में है। कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर में है, तो ये भी यूपी में है। लेकिन यहाँ पर जो दिया है दधेरी, दधेरी आपके उत्तर प्रदेश का नहीं है, तो आपका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए, क्वेश्चन आपका आ चुका है जो कि आपने हमेशा से पढ़ा होगा। ये जो आपके जीवन के आयु के आरोही क्रम में दिए गए हैं, जो आपकी सभ्यता है, मतलब आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। चलिए, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपका आता है कि आप लोग क्या हो, ब्रह्मचर्य का पालन करें। कहा जाता है कि 25 वर्ष तक ये ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ब्रह्मचर्य के बाद वो शादी, मतलब कह सकते हैं 25 वर्ष के बाद इनकी शादी होती थी और ये अपने गृहस्थ जीवन में व्यतीत हो जाते थे। लगभग 25 वर्ष तक ये गृहस्थ जीवन में रहते थे और इसके बाद ये वन को चले जाते थे आपके 25 वर्ष, और इसके बाद संन्यास। 25-25 करके पहले के हिसाब से देखा जाए तो 100 वर्ष माना जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला ही जवाब आपका हो जाएगा, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर इसके बाद संन्यास होता है, ठीक है। आते हैं, हाँ, यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाते हैं, कंडा में चले जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार अर्थात मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। यहाँ पर बताइएगा कि जनजाति सभा जो सामान्य रूप से थी वो मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। कौन शामिल होती थी, यहाँ पर ये है आपकी समिति। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा कि ऋग्वेद में। कब की बात हो रही है, ऋग्वेद की बात है कि ऋग्वेद में समिति का जो उल्लेख हुआ है 9 बार हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद में 9 बार इसका उल्लेख मिलता है और समिति को विश्व का जन साधारण की आगाज या आवाज कहा जाने वाला एक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अस्तोमा सदगमय का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को जवाब दीजिए। अस्तोमा सदगमय का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ, ये कहाँ हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका ऋग्वेद आ रहा है, लगभग सभी का जवाब है बी, ऋग्वेद आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऋग्वेद में, ऋग्वेद देखा जाए तो एक क्या है, ऋग्वेद एक संहिता है। क्या है आपकी, एक संहिता है ऋग्वेद, ठीक है, जिसमें से क्या है आपके 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, ठीक है। 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। इसी में सर्वप्रथम अस्तोमा सदमय का उल्लेख हुआ था, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपके आ गया है सामने, कह रहा आपसे कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। जो वैदिक धर्म थे, वैदिक धर्म में जो उपासना करते थे वो किसकी करते थे, प्रकृति की, पशुपति की, देवी माता की या त्रिमूर्ति की। तो क्वेश्चन को समझकर ही जवाब दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वैदिक धर्म दिया गया है, ना कि और भी कोई ऑप्शन दिया है। तो वैदिक धर्म जो आपका था वो लोग जिसे देखते थे, याद रखिए वैदिक धर्म में क्या लक्षण था, जो चीज उनको दिखाई देती थी उसी को वो उपासना करते थे, उसी की वो पूजा करते थे। तो यहाँ पर जो आपका दिखाई देगा क्या, तो यहाँ पर प्रकृति दिखाई देती थी। इसका राइट आंसर आपका बनेगा क्या, ए नंबर आपका हो जाएगा। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण क्या था, प्रकृति की उपासना करना, और आर्यों ने प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों से प्रभावित होकर उन्हें दिव्य रूप भी प्रदान किया है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वेद काल की प्रतीक थी? चलिए बताइएगा, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है? ऋग्वैदिक काल में ऐसी कौन सी प्रथा चल रही थी? बाल विवाह प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा या दहेज प्रथा? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा और जवाब आ रहा है ऑप्शन डी। चलिए बहुत अच्छी, यहाँ पर देखो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, दहेज प्रथा। मतलब आपके ऋग्वैदिक काल में जो प्रतीक था, सिंबल था, वो आपका किसका था? दहेज प्रथा। मतलब देखा जाए दहेज प्रथा ऋग्वैदिक काल की प्रतीक सामाजिक प्रथा थी। मतलब देखा जाए कन्या के विदाई के समय दिया गया उपहार है ना, एवं जो द्रव्य है वह वहुत कहा जाता था। इस जो कन्या का क्या बोलते हैं ना, क्या करते हैं, विदाई करते हैं, तो इस समय इनको जो भी दिया जाता था उसे कहा जाता था वाहतु। क्या कहते थे? यहाँ पर वाहतु कहा जाता था, वाहतु यहाँ पर आपका है वाहतु कहा जाता था। ठीक है, और आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मतलब दहेज की प्रथा बहुत पहले से चल रही है, तो फिर आजकल दहेज क्यों ना मांगे लोग, है ना? जब पहले से ही दहेज चल रहा है तो अब फिर दहेज तो आपका कॉमन हो गया है ना? चलिए बताइए, निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? चलो आजकल अगर लड़का भी ना मांगे, लड़का चाहे कि हम दहेज नहीं मांगेंगे, लेकिन जो लड़की होगी तो कहेगी हमारे पिताजी से इतना मांग लेना, है ना, पिताजी हमारे दे देंगे, पिताजी के पास बहुत पैसा है। तो भाई लड़के नहीं, लड़कियां खुद ही मांग लेते हैं अपने आराम के लिए, है ना? चलिए बताइए, निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? चलिए इसलिए फोन ऑन पहले से नहीं देना चाहिए। चलिए जवाब दीजिए, 13 नंबर में सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा, उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? ये करता है आर्यों के दर्शन और सिद्धांत की। किसकी करता है? आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है, जो आपका उपनिषद दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है क्या? क्वेश्चन दिया है, सबसे प्राचीन उपनिषद किसे माना जाता है? चलिए बताइए, सबसे प्राचीन उपनिषद किसे माना जाता है? यहां पर जवाब सही क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर देख सकते हैं, सबसे प्राचीन का जवाब आ रहा है ऑप्शन यहां पर आपका ए नंबर। तो जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, छंदोग्य उपनिषद है। कौन सा है? तो छंदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, और इसी उपनिषद में ही कह सकते हैं कि अद्वैतवाद की स्थापना इसी के माध्यम से आपकी हुई थी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। मतलब यहाँ पर जो दिया गया है, आपका दिया गया है शतपथ ब्राह्मण और आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये किसके आपके मूल पाठ हैं? ये किस में आपके आते हैं? तो ये आते हैं यजुर्वेद में आते हैं। किस में आते हैं? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ आपके हैं। ठीक है ना? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, यहाँ पर आपके पॉइंट आपके आ चुके हैं, गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी की जीवनी और शिक्षाएं। क्वेश्चन दिया है कि बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग आपके कौन थे? मतलब इनके साथ जुड़े हुए दो वर्ग आपके कौन थे? कौन लोग इनके साथ जुड़े थे? ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा वर्ग जुड़ा था? तो इनके साथ जुड़े थे स्त्रियां और शूद्र। कौन कौन जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी, स्त्रियां एवं शूद्र इनके साथ आपके जुड़े थे। देख सकते हैं इस क्वेश्चन में काफी लोगों के जवाब गलत आए हैं, तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जो गलती होने के चांस यही है कि आप लोग रिवीजन कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप एग्जाम पास कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस आपका नहीं है ना, छोटा सिलेबस है और अच्छी तरीके से यहाँ पर रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। इस छोटे से सिलेबस को इतनी बार रिवीजन करना है कि आपको देखते ही क्वेश्चन का जवाब समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? चलिए बताइएगा कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? जन्म से, महाभिनिष्क्रमण से, प्रबोध से या महापरिनिर्वाण से? तो देखो यहाँ पर 17 का ऑप्शन आ रहा है, ए नंबर जन्म से है। बिल्कुल जवाब सही है कि बुल का संबंध है बुद्ध के जीवन की किस घटना से? जन्म से है। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया महाभिनिष्क्रमण, मतलब ये जब घर से निकले थे, बोला जाता है एग्जाम में पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध के घर से जब निकले थे, ऐसी घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी, प्राण त्यागने की जो घटना है, उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, चलिए राम 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 राम। चलिए भाई आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कहा गया है कि बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक विजेता, एक परिमोचन, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक भ्रमणकारी। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? लॉक करिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है?
चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ज्ञान। देखो बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक ज्ञान होता है ना, क्या हो जाता है, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया, जो कि आपके बिहार में है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है अगला कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। चलिए बताइएगा, लाइक भी कर दीजिए भाई, जितने लोग जुड़े हैं उतने लोग तो लाइक कर दिया करें। जो लोग ऑफलाइन है वो लोग बिना कहे लाइक कर देते हैं, आप लोग जितने लोग जुड़े रहते हैं उतने लोग भी यहाँ पर लाइक जरूर कर दिया करें। चलिए बताइए, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। जवाब यहाँ पर आ चुका है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर, आपके वैशाली में। कहाँ पर की गई थी, वैशाली में की गई थी, आपके आम्र वाटिका में। कहाँ पर, वैशाली में एक जगह पड़ती है आम्र वाटिका। ठीक है, कहाँ पड़ती है, तो आपकी ये पड़ती है आम्र वाटिका है, यहाँ पर इसकी वाटिका, इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। ठीक है ना। और इस संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला का नाम बताइए। ये बताइए कि इस संघ में जो पहली महिला थी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली महिला कौन थी जो इसमें से प्रवेश की थी, तो ये की थी कौन, आपकी प्रजापति गौतमी है ना। मतलब बुद्ध की सौतेली माँ थी, बुद्ध की सौतेली माता थी, प्रजापति गौतमी थी है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी। इतना क्वेश्चन यहाँ से बनता है गौतमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध द्वारा दिए गए 8 पक्षी पथ में मौजूद नहीं था। कह रहा है बुद्ध द्वारा दिए गए 8 पक्षीय पथ में मौजूद नहीं था। यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन आपका लग रहा होगा, पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो कठिन है, लेकिन याद रखिए हमने आपको बताया था कि अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया। अष्टांगिक मार्ग मतलब यहाँ पर आपके 8 पक्षी पद, या इसे बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग, जो कि भगवान बुद्ध ने शिक्षाओं में इन्हें शामिल किया है, जिन्हें दुखों से मुक्ति पाने में एवं ज्ञान प्राप्त करने के रूप में बताया गया है। तो यहाँ पर आपका 20 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सम्यक लक्ष्य, ये इन्होंने नहीं बताया है। ठीक है, बताया क्या है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये इन्होंने बताया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 42 वर्ष, 29 वर्ष, 45 वर्ष या 36 वर्ष। जवाब अच्छा है, यहाँ पर जवाब दीजिए, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। 21 का जवाब यहाँ पर आ रहा है 42 वर्ष, मतलब ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। 42 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा ये बताइएगा कि कौन सी नदी के तट पर हुई थी, है ना। यहाँ पर पूरे क्वेश्चन को समझते चलिए, जितना हम विस्तार बता दें उतना समझते चलिए, क्योंकि हर बार आप पढ़ोगे तो हर बार ये क्वेश्चन आपको समझ में आते रहेंगे। तो देखो इनको एक नदी थी, कौन सी नदी, ऋजुपालिका नदी, है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऋजुपालिका नदी के तट पर कौन सा वृक्ष था, तो साल वृक्ष था। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, वहीं पर अगर आपसे ये पूछे, ये तो आपके थे महावीर स्वामी, लेकिन अगर ये पूछे कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की उम्र में थी, मतलब कितने वर्ष, मतलब कितने अवस्था में हुई थी गौतम बुद्ध को, तो गौतम बुद्ध को हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में। कौन सी नदी के तट पर, तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के, ठीक है, निरंजना नदी के तट पर। तो दोनों से क्वेश्चन इतने ही पूछे जाते हैं, जो कि दोनों ही हमने यहाँ पर आपको बता दिया। क्लियर हो गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है, बौद्ध से, जैन से, वैष्णव धर्म से, या इनमें से कोई नहीं। चलिए तो देखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, जैन धर्म से संबंधित है। किससे है, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत संबंधित है किससे, आपके जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो जैन धर्म में हुए हैं, जैन धर्म, इनमें से कुल कितने तीर्थकर हुए थे, तो कितने तीर्थकर हुए थे, आपके 24 तीर्थकर हुए थे आपके जैन में। ठीक है, प्रथम कौन थे, तो इसके जो प्रथम थे वो आपके कौन थे, तो आपके ऋषभ देव थे, है ना। क्या थे, ऋषभ देव थे। और अंतिम कौन थे, तो अंतिम थे महावीर स्वामी थे। ठीक है, महावीर स्वामी थे। हमने क्वेश्चन बहुत कम लिए हैं, लेकिन एक्सप्लेन आपका जो करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपसे मिला है, पूछा गया है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, यहाँ पर पूछा है कैवल्य, कैवल होता क्या है, ये बताइए, इनमें ऑप्शन में देखकर बताइए कैवल्य क्या होता है, कैवल्य का मतलब होता क्या है, ये आपसे पूछा गया है ना। चलिए तो यहाँ पर जवाब भी आपका आ चुका है, कैवल्य मतलब होता है
इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। अगर आपको इच्छाओं पर विजय प्राप्त हो जाए तो आप हर एक दुनिया का वो काम कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, यही होता है कैवल। कैवल ये कह सकते हैं ज्ञान प्राप्त करना, ये भी हो सकता है। कैवल मतलब होता है ज्ञान प्राप्त कर सकना। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आ गए हैं हम लोग सम्राट अशोक में। कह रहा है अशोक की सर्वाधिक प्रचलित उपाधि थी। अशोक की सर्वाधिक प्रचलित उपाधि थी, ये प्रचलित उपाधि क्या थी? बुद्ध शाक्य, अशोक वर्धन, प्रियदर्शी, देवनामप्रिय। क्या बनेगा? अगला पूछा गया है, कह रहे निम्नलिखित मगध राजवंशों का कालक्रम आपको निश्चित करना है। कौन सा कालक्रम सबसे पहले आया था? तो देखो सबसे पहले आपको याद होगा हर्यक वंश आया था। कौन आया था? हर्यक वंश आया। हर्यक वंश के बाद फिर आपके यहाँ पर शिशुना गया था। ठीक है, कौन आया था? शिशुना गया था। ठीक है, इसके बाद नंद वंश आया था। ठीक है, इसके बाद नंद वंश आया था, है ना, नंद वंश आया। नंद वंश के बाद फिर कौन आपका था? मौर्य वंश आया था। ठीक है, कौन आया था? मौर्य वंश आपका आया था। और इसके बाद इस प्रकार से आपका देखा जाए तो यहाँ पर आपका हर्यक वंश हो गया। इसके बाद यहाँ पर सेकंड, फर्स्ट, मतलब ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया जा रहा है क्वेश्चन कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? पहले ये बुद्ध से रिलेटेड था, अर्थात बुद्ध से उपासना करता था, लेकिन अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। ऐसा कौन सा शासक था? इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। और इस प्रश्न का जवाब सही क्या बनेगा, आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्लास में लाइक शेयर करना ना भूलें। लाइक शेयर जितने लोग जुड़े रहे हैं, लाइक शेयर जरूर करें।